हेलो स्टूडेंट्स। तो हियर यूजीआर मैम आज फिर से आपके सामने आई है और मैं आज टॉपिक लेकर आई हूँ। मैं आपको लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा रही हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से, एजेसो पॉइंट ऑफ व्यू से, एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी के अंदर कंटिन्यू करते हुए हम जो नेक्स्ट टॉपिक आज यहाँ पढ़ने वाले हैं दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किन के अंदर? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। पढ़ाएगा कौन? यूजीआर मैम पढ़ाएंगे, दैट इज उर्वशी कौर राठौर मैम। मैं कोटा से बिलोंग करती हूँ, मैं कोटा की फैकल्टी हूँ और मैं यहीं पर ही बंसल क्लासेस कोटा में एचओडी ऑफ बायोलॉजी हूँ। ठीक है, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं टॉपिक के बारे में कि मैं इस टॉपिक में आपको क्या सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ। सो टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन। थोड़ा बहुत आपको सबसे पहले इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है बच्चे? तो अगर ट्रांसपोर्टेशन को डिफाइन किया जाए तो दिस इज अ प्रोसेस, फॉर श्योर प्रोसेस है। और कौन सा प्रोसेस है? ये एक लाइफ प्रोसेस है। ऐसा लाइफ प्रोसेस जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म क्या कर पाते हैं, बॉडी के अंदर उनकी पूरी स्ट्रक्चर के अंदर, बॉडी वर्ड हम हमारे लिए यूज कर सकते हैं, प्लांट्स के केस में बोलो तो कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कह सकते हैं। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या फूड एंड स्पेसिफिकली आप कह सकते हो ऑक्सीजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया रेस्पिरेशन, लास्ट टॉपिक। उसके पहले मैंने आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया। तो फूड बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी ने गेन किए हैं इन्वायरमेंट से बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, और साथ ही ऑक्सीजन जो कि रेस्पिरेशन से बॉडी के अंदर क्या किया गया है, इनटेक किया गया है, ब्रीदिंग प्रोसेस याद है, डिटेल में पढ़ाया है। सो इन सबको बॉडी के अंदर क्या करवाना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो सिस्टम रिक्वायर्ड है उस सिस्टम का नाम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है? एक परफेक्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। और ये परफेक्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें पता है ऑर्गेनिजम्स हमारे पास दो तरह के हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर, तो वन आर द यूनिसेलुलर एंड द अदर वन आर द मल्टीसेलुलर। तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं और ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर होते हैं, करेक्ट। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि उनके पास सिंगल सेल मौजूद है, उन्हें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो उनके केस के अंदर यहाँ पर काम करता है सिंपल डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यूनिसेलुलर के केस के अंदर सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है, सिंपली सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर एक्टिव प्रोसेस भी हो सकता है। एक्टिव प्रोसेस जैसे कि वो प्रोसेस जिनसे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जाए। तो एक यूनिसेलुलर के अंदर जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं, किसका एग्जांपल लें? बढ़िया, चलो अमीबा भैया का एग्जांपल लेते हैं। तो अमीबा के केस में यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कैसे होता है, तो फ्रॉम दी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहाँ पर आप टर्म एक और यूज कर सकते हो, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस, अमीबा बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस या उसे फेगोसाइटोसिस कहा जाता है, सेल ईटिंग प्रोसेस, फूड को बॉडी में इनटेक करता है और किसी भी वेस्ट को रिमूव करने के लिए वो यूज करता है एक्सोसाइटोसिस। तो ये प्रोसेस किस में देखने को मिलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। जब बात की जाए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ज्यादा अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन वाइड स्केल पर होता है। तो हमें यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर डिटेल में इसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। मतलब वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे कैरी आउट करवाया जाता है, फूड को, ऑक्सीजन को, फॉर द गेन ऑफ एनर्जी। हमने पढ़ा था टॉपिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, कि जो प्रोसेस यहाँ पर हमें करवाना है वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से एटीपी का जनरेशन होगा।
ये प्रोसेस एरोबिक और एनारोबिक दोनों हो सकता है। ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। इसका मतलब प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जब एटीपी का फॉर्मेशन किया जाएगा तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, जिसका ब्रेकडाउन होगा मतलब फूड, और जिसे वहां पर क्या करना है, जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाना है। तो जो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फूड और ऑक्सीजन का ही बॉडी में देखने को मिलेगा, both in the case of unicellular multicellular, or you can say in the case of the plant and animal भी हम यहाँ पर differently specifically multicellular में ले सकते हैं। तो कंटिन्यू किया जाए टॉपिक को, समझ में आया आप लोगों को सारा ब्रीफिंग? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोसेस है वो कैसे कैरी आउट करवाया जाता है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्लांट्स के अंदर जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मेजर मॉर्फोलॉजी है, जो मेजर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स मौजूद है, दैट इज द रूट एंड द शूट, मेजर स्ट्रक्चर जो मौजूद है। ठीक है, कितना ब्यूटीफुल सा यहाँ पे रोज का प्लांट दे रखा है, देखो इसको जरा, देखो पिंक कलर का रोज दे रखा है यहाँ पे। तो इसके अंदर आपको समझा रखा है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर मौजूद है। तो सरफेस मतलब अर्थ क्रस्ट सरफेस के जो ऊपर मौजूद है, दैट इज दी, हमारे पास सॉइल सरफेस, सॉइल आ गया, तो सॉइल के ऊपर जो मौजूद है वो सारा हमारा स्टेम पार्ट हो गया, और जो नीचे मौजूद है वो कौन सा पार्ट हो गया, रूट पार्ट हो गया। तो सबका प्लांट के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर भी एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। हर स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वहां पर मौजूद होता है। तो रूट्स की अगर बात की जाए प्लांट्स में, तो रूट्स का मेजर काम होता है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन। अब कहाँ से लेकर आएगा, तो सॉइल से लेकर आएगा। देखा है आप लोगों ने, गुलमोहर का ट्री, नीम के ट्री की बात की जाए तो जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनका वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो बाहर की तरफ उनका जो रूट सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, टैप रूट सिस्टम हो रहा है, और अंदर जाके बहुत ज्यादा फैला हुआ रहता है। अगर घर के आसपास कहीं पर होता है तो उसकी जड़ें जो रूट्स होती हैं उस प्लांट की, उस ट्री की, वो घर के अंदर तक चली जाती हैं। ऐसा होता है, मैंने देखा हुआ है। तो इन दैट केस होप आप लोगों ने भी ऐसा कुछ देख रखा हो। सो वाटर एंड मिनरल को ये क्या करते हैं, रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, और शूट का काम होता है क्या करना, लाइट और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करना। आपको याद है हमने टॉपिक क्या पढ़ा था बच्चों, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की वजह से ही प्लांट्स लाइट को क्या कर पाते हैं, लाइट को यूज अप कर पाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर पाते हैं। क्या करने के लिए, इस प्रोसेस के थ्रू क्या बनाया जाता है, फूड का सिंथेसिस किया जाता है। क्लियर, ग्लूकोज का सिंथेसिस किया जाता है। तो ये लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट किसके थ्रू, हमें पता है लीव्स को ट्रैप करेंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल, और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, पोर्स के थ्रू, जिन्हें स्टोमेटल पोर्स कहा जाता है। पढ़ाया था मैंने स्टोमेटल पोर्स के बारे में, मुझे पता है मेरे सारे बच्चों को बहुत अच्छे से याद होगा। तो मैम ने अभी क्या बोला कि प्लांट्स के अंदर रूट्स का काम होता है वाटर और मिनरल को एब्सॉर्ब करना, शूट का काम होता है लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करना। अब इन्हें क्या करना पड़ेगा, हर स्ट्रक्चर के पास पहुंचाना पड़ेगा। पर मैंने आपको प्रीवियस क्लास में रेस्पिरेशन पढ़ाते वक्त बताया था कि प्लांट्स को ज्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है चीजों की ट्रांसपोर्ट के लिए। छोटे प्लांट्स की बात कर रही हूँ, जितना प्लांट बड़ा होता जाएगा उतना उसकी डिमांड वहां पे बढ़ती जाएगी। हमें पता है, हम बड़े बड़े ट्रीज की बात करें, जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, साइकस स्पाइनस की बात करें, जिनका हाइट बहुत लेंथ बहुत ज्यादा होता है, पाम ट्री की बात करें, तो फिर वहां पर वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अच्छे खासे सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आई आपको बात? इसका मतलब प्लांट्स के अंदर भी डिमांड के बेस पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम करते हैं। इसी को कंटिन्यू करते हुए जो मैं पढ़ाना चाहती हूँ कि प्लांट्स के अंदर सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट हो सकता है, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलता है वो होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ओके, तो वो सेल्स जो आपस में क्या कर पाते हैं, सेल आपस में क्या कर पाते हैं, मटेरियल्स का एक्सचेंज कर पाते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होगा। किस लेवल की बात की जा रही है, टिश्यू लेवल की बात की जा रही है, ऑर्गन लेवल की बात की जा रही है। ठीक है,
और लॉन्ग डिस्टेंस की बात की जाए, ये देखो यहाँ से रूट से ऊपर तक, लीव्स तक वाटर को पहुंचाना है। अगर वाटर नहीं पहुंचेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। सोचो, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो ना ही हमें ऑक्सीजन मिल पाएगी, नहीं हमें फूड मिल पाएगा। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को परफॉर्म करने वाले होते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। जिन टिश्यूज को क्या कहा जाता है बच्चों, कोई एक सिंगल वर्ड में मुझे से बताएगा। इन्हें कहा जाता है वेस्कुलर बंडल्स। क्या कहा जाता है? वेस्कुलर टिश्यू और वेस्कुलर बंडल्स, जिनका काम होता है वाटर का और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। जाइलम का मेजर काम किससे रिलेटेड है? वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट से, और फ्लोएम का काम होता है फूड के ट्रांसलोकेशन से, जो भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, एक और बात लिखी हुई है, अपटेक एंड लॉस ऑफ द वाटर एंड द सॉल्यूट बाय द इंडिविजुअल सेल। एक तीसरी चीज ऑल्सो एक और होती है, जैसे हम बात कर सकते हैं कि वाटर वेपर की फॉर्म में जो प्लांट के एरियल पार्ट्स होते हैं वहां से वाटर का लॉस होता है। तो वहां पर हो क्या रहा है कि सिंगल सेल वहां पर क्या कर रहा है? वाटर लॉस और सॉल्यूट लॉस या अपटेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे रूट हेयर्स की बात करें, उनका काम क्या है? वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो सिंगल सिंगल सेल्स वहां पे क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और एक चैनल का वहां पे क्या कर रहे हैं? फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसको भी ले सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन सेल और उसके इन्वायरमेंट के बीच में हो सकता है, पहला पॉइंट। सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट हो सकता है, जिसे शॉर्ट डिस्टेंस कहेंगे, और कंप्लीट स्ट्रक्चर्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, जिसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहेंगे। चलिए, तो इसमें हम बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, कि ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो यहाँ पर बेटा मैं सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। कौन सा सिस्टम पढ़ा रही है मैम आपको? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया वो ट्रांसपोर्टेशन जहां पर हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट अमंग दी सेल टू सेल, तो सेल से सेल के बीच में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट दो तरह का हो सकता है। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर हुआ? मैम ने क्या बोला? दो तरह का शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये आपको सेल मेम्ब्रेन दिख रही है यहाँ पे, क्या बनाई हुई है? ये यहाँ पर बनाई हुई है सेल मेम्ब्रेन। हमें पता है सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? बाई लेयर होती है। किसकी बाई लेयर? लिपिड की बाई लेयर। तो यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है? लिपिड की बाई लेयर नजर आ रही है। अब यहाँ पर चेक करने की बात ये है, पैसिव ट्रांसपोर्ट को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन किसी भी मटेरियल का मूव करना। किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। वो कहलाता है, मैं आपको सेल टॉपिक पढ़ाते वक्त फिर से इसके बारे में बता दूंगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो मैं शुरू करने वाली हूँ वो सेल ही करवाऊंगी यहाँ पे, ये लाइव प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बिना किसी रुकावट के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन अगर कोई भी मटेरियल या मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है तो उस प्रोसेस को कहेंगे डिफ्यूजन। यहाँ पर इस डिफ्यूजन के प्रोसेस को सिंपल डिफ्यूजन भी लिखा जा सकता है। डिफ्यूजन रेट की बात करें तो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन के ऊपर। हमेशा वो मॉलिक्यूल जिसकी कंसंट्रेशन जिस तरफ हाई है वो अपनी लो साइड वहां पर मूव करेगा। पानी अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करता है। जब पानी के लिए स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया जाए तो डिफ्यूजन का टाइप कहलाएगा ऑस्मोसिस। दैट इज मूवमेंट ऑफ वाटर या फिर सॉल्वेंट फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जो पहला पॉइंट याद रखना है वो ये है कि यहाँ पर एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती। मतलब अगर आप एटीपी याद ना रखना चाहे तो आप एनर्जी याद रख सकते हैं कि यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती है। इसी का एक दूसरा भाई है, इसका टाइप है, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। है तो पैसिव ही, इसका मतलब एटीपी की रिक्वायरमेंट इस प्रोसेस में भी नहीं होगी। मूवमेंट यहाँ भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ देखने को मिलेगा। पर जो पॉइंट यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि वो सारे मॉलिक्यूल्स जिनको लिपिड की बाई लेयर अलाउ नहीं करेगी मूव करना अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन,
उनकी मदद के लिए यहाँ पर आएंगे कुछ चैनल प्रोटीन्स। क्या आएंगे? कुछ चैनल प्रोटीन्स। यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज प्रोटीन्स काम करेंगे जो यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये क्या बने हुए हैं यहाँ पे? कुछ स्पेशल प्रोटीन्स। जिन स्पेशल प्रोटीन्स का काम क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवाना, बट ये भी ये काम करवाने के लिए एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इन स्पेशल प्रोटीन्स को यहाँ पर क्या कह सकते हो? कैरियर प्रोटीन कह सकते हो। जैसे कुछ बोरी है, कोई सैक है, मैंने अपने ऊपर उस बोरी को वो खुद से मूव कर रही थी, नहीं कर पाएगी ऐसे वो, तो मैंने उसको अपने कंधे पे रखा और मैं कहीं पर लेकर जा रही हूँ, तो मैं क्या हो गई हूँ? उसकी कैरियर हो गई हूँ। तो यहाँ पर बस यही हो रहा है कि फैसिलिटेट के अंदर मेम्ब्रेन पे मौजूद कुछ स्पेशल प्रोटीन एक कैरियर की तरह काम करते हैं। कैरियर भी हो सकते हैं या फिर ये चैनल का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, जिनके थ्रू टर्नल का फॉर्मेशन, जो एक पाइप का फॉर्मेशन जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। दूसरा टाइप पढ़ते हैं। पैसिव के साथ जो दूसरा टाइप है वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां पर एटीपी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। काम करने वाले यहाँ पर भी स्पेशल प्रोटीन्स ही होंगे, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। पर याद जो रखना है वो ये है, एटीपी यहाँ बनी हुई है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। ये स्पेशल प्रोटीन वैसे हैं जो बिना पैसे के काम नहीं करेंगे। तो एक तो वो हो गए जो बोरी को, सैक को, शक्कर की बोरी हो गई, शुगर का सैक हो गया, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे फ्री में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। एक वो जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए पैसे लेंगे। तो यहाँ पर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाले वो है जो अपने काम को करने के लिए यहाँ पर क्या लेंगे? मनी करेंगे, चार्ज करेंगे। और चार्ज किस फॉर्म में करेंगे? मनी तो नहीं समझेंगे, तो एटीपी की फॉर्म में करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट, इनके लिए कंसंट्रेशन एक बैरियर की तरह नहीं होती है। तो ये लो से या हाई कंसंट्रेशन कोई सी भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम लो टर्म ज्यादा बेटरली यूज करते हैं क्योंकि हाई कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास दूसरा सिस्टम मौजूद है। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो पाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर हुई? तो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो पाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलो इन तीनों को कंपेयर करके देखते हैं। ये रहा इनका कंपैरिजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? बिल्कुल नहीं, नहीं होती है, क्रॉस लगा दो। फैसिलिटी डिफ्यूजन में होती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों किसके टाइप है बच्चों? ये दोनों के दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप होते हैं। एक्टिव के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राइविंग फोर्स, क्यों मूवमेंट हो रहा है? तो मूवमेंट डाउनहिल हो रहा है। डाउनहिल का मतलब क्या हो गया? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फैसिलिटेट के अंदर भी वही हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एटीपी जहां पर यूटिलाइज की जा रही है, यहाँ पर अपहिल ट्रांसपोर्ट हो पाता है। अपहिल मतलब चढ़ाई कर रहे हो हिल की, यूं याद रखो। तो इसका मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन यहाँ पर मूवमेंट पॉसिबल है। मेम्ब्रेन प्रोटीन रिक्वायर्ड, सिंपल में नहीं होती है। मैंने आपको बताया कि फैसिलिटेट के अंदर चैनल या कैरियर प्रोटीन काम करते हैं एंड सेम हियर एक्टिव के अंदर भी यहाँ पे चैनल और कैरियर प्रोटीन काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सैचुरेट्स, इसका मतलब बताती हूँ। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकता है, सिंपल डिफ्यूजन के अंदर जाता रहेगा। कब तक जाता रहेगा? जब तक कंसेंट्रेशन वहां पे इक्विलिब्रियम पर नहीं आ जाती। ये फैसिलिटेट। सोचो, बहुत सारे शुगर के सैक है, मुझे कैरी करने हैं। एक टाइम होगा मैं थक जाऊंगी या फिर मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगी, मैं दूसरी शक्कर की बोरी को उठा के लेके जा रही हूँ, एक दूसरी रखी है। तो एक मूवमेंट पर अगर लोग कम है, तो जब कैरियर प्रोटीन किसी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में लगी हुई है तो बाकी के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट उस वक्त पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब अगर सिंपल प्रोटीन जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो लिमिटेड नंबर के अंदर होते हैं, तो एक पॉइंट आता है कि वो मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, उनका ट्रांसपोर्ट अंदर की तरफ या बाहर की तरफ पॉसिबल नहीं होगा, सैचुरेट हो जाएगा प्रोसेस, थक गया प्रोसेस, अब उसको आगे फॉलो अप हम नहीं करवा सकते। Active process, since membrane protein is limited, transport rate reaches a maximum when all the protein transporters are being used. इसके केस में भी सेम रहेगा, दोनों बिल्कुल सेम है यहाँ पर कि जब सारे मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पर काम आ जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन करवाने में, तो फिर ये जो प्रोसेस है वो सैचुरेट कर जाएगा। ये सिंपल है, सेलेक्टिव नहीं है, आराम से हो रहा है। ये नेचर में सेलेक्टिव है, इसका मतलब
जो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती है वो हर मटेरियल को कैरी नहीं करेंगी। मैं अगर शुगर सैक को कैरी कर रही हूँ तो मैं शुगर सैक को ही कैरी करूंगी। अगर कोई मुझे उस वक्त बोले चलो व्हीट का सैक भी कैरी कर लो, मैं नहीं करूंगी, मैं मना कर दूंगी कि मुझे यहाँ पे पैसे दिए जा रहे हैं, मुझे अपॉइंट किया गया है शुगर सैक को यहाँ पे शक्कर की बोरी को उठा के रख के आने का, मैं व्हीट की बोरी को रखकर नहीं आऊंगी। यहाँ पर यही हो रहा है कि ये दोनों नेचर में कैसे होते हैं, हाईली स्पेसिफिलाइज्ड होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, किसी और को कैरी यहाँ पे मॉलिक्यूल को नहीं करेंगे। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो इन दैट केस ये तीन तरह के यहाँ पर क्या हो गए हमारे लिए, तीन तरह के या दो तरह के बोल सकते हो, पैसिव एंड एक्टिव टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन सेल से फ्रेम हो सकता है, इस टॉपिक से फ्रेम हो सकता है, आप जहां पर भी इसे काउंट करना चाहो आप इसे काउंट कर सकते हो, बस पढ़ लेना। ओके, अब बात करते हैं हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की। प्लांट्स के केस की बात की जाए तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने अभी बताया था कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जाइलम एंड फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जाइलम क्या होता है बच्चों, फटाफट से बता दो। तो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों के दोनों, मतलब ये सिस्टम किसके थ्रू काम कर रहा है, वेस्क्यूलर बंडल्स यहाँ पर काम कर रही हैं, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स है। जाइलम काम कर रहा है, और जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट के लिए। कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होगा, फ्रॉम दी रूट्स टूवर्ड्स दी शूट। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है जो जाइलम परफॉर्म करेगा, वो ट्रांसपोर्ट नेचर में यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब सिंगल डायरेक्शन में। सिंगल डायरेक्शन कौन सा बोला मैंने, रूट से अपर पार्ट की तरफ, मतलब एरियल पार्ट्स की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा। जाइलम के और कंपोनेंट्स भी होते हैं, आपने 9th क्लास के अंदर टिश्यू टॉपिक पढ़ रखा होगा कि जाइलम के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ट्रैकीड्स आर देयर, वेसल्स आर देयर, ये रही ये कंपोनेंट्स बने हुए हैं। तो जाइलम के कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पर बात की जाए तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं मेजर, ट्रैकीड्स आर देयर, देन वेसल्स आर देयर। वेसल मेन कंपोनेंट होते हैं जो वाटर का ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, ठीक है। तीसरे फाइबर्स आर देयर, ये तीनों डेड होते हैं नेचर में। ये तीनों नेचर में कैसे होते हैं, डेड होते हैं। ये लिख सकती हो तुम यहाँ पर कि ये तीनों नेचर में कैसे होते हैं, डेड होते हैं। एक और कंपोनेंट यहाँ पे मौजूद होता है, मैं लिख देती हूँ, दैट इज पेरेन्काइमा। आगे वर्ड लगा लेना, जाइलम पेरेन्काइमा। क्या होता है, जाइलम पेरेन्काइमा। और पेरेन्काइमा जानते हो, पेरेन्काइमेटिस जो टिश्यूज होते हैं, फूड बनाने का और फूड को स्टोर करने का काम जो टिश्यूज करते हैं। पेरेन्काइमा की बात की जाए, ये इकलौता जाइलम का कंपोनेंट है जो नेचर में लिविंग होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, इधर देखो, ट्रैकीड्स का फंक्शन होता है सपोर्ट करने का और साथ ही साथ वाटर का ट्रांसपोर्ट करने का। वेसल्स का काम होता है, ये स्पेशलाइज्ड है वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो मैंने आपको बताया था, कोई पूछे कि मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो आप टर्म क्या यूज करोगे, क्या बोलोगे, आंसर विल बी वेसल्स। ट्रांसपोर्ट कैसा होने वाला है, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब फ्रॉम दी रूट्स टू दी एरियल पार्ट। इधर देखो, रूट से एब्सॉर्ब किया जा रहा है और कहाँ पहुंचाया जा रहा है, लीफ सरफेस तक पहुंचाया जा रहा है। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, जाइलम द प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर का, फूड का, मिनरल का, ये सब कुछ किसके थ्रू हो पाता है, कंडक्टिंग टिश्यू, वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू या वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू, जो है जाइलम और फ्लोएम। तो सबसे पहले जाइलम की बात करते हैं, इसका काम है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना, रूट से किसके तरफ, एरियल पार्ट्स की तरफ। क्लियर हो गया, किसकी तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, एरियल पार्ट्स की तरफ होता है। क्या क्या मौजूद है, कंसिस्ट ऑफ मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं वो होते हैं जाइलम, वेसल्स एंड ट्रैकीड्स। तो वेसल्स और ट्रैकीड्स मेन कंपोनेंट है जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट। एंटर अब क्या हो रहा है, कहां से हो रहा है, रूट से। तो जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि रूट के पास क्या मौजूद होते हैं, रूट हेयर मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, रूट हेयर। तो रूट हेयर्स का काम होता है वाटर को एब्सॉर्ब करना। तो रूट हेयर में पानी एब्सॉर्ब होगा, मिनरल एब्सॉर्ब होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। मैम ने अभी बताया था डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करना। आसपास सॉइल के अंदर क्या होगा, पानी, यहाँ पर कैपिलरी वाटर होगा जिसे यहाँ से क्या किया जाएगा, एब्सॉर्ब किया जाएगा, और इसे एब्सॉर्ब कर कर कहाँ पहुंचाया जाएगा, रूट सेल्स के पास। और रूट सेल से जाइलम को यूज कर कर इस वाटर को पहुंचाया जाएगा एरियल पार्ट्स के पास। अब यहाँ पर एक थ्योरी काम करती है, दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी।
कौन सी थ्योरी मैम ने बोली? एक थ्योरी काम करती है ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी। ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी, मैं समझाती हूँ ये थ्योरी क्या है बच्चों, एक वर्ड में समझ लो कि ये हुआ प्लांट, इसके एरियल पार्ट्स है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर स्टोमेटा है, स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, ऑक्सीजन को बाहर दिया जाता है। ये प्रोसेस होते वक्त स्टोमेटा के थ्रू वाटर भी वाटर वेपर की फॉर्म में उड़ सकता है, जा सकता है। अगर ये चला जाए पानी, तो फिर लीफ के पास या मेसोफिल सेल्स के पास पानी की कमी हो गई, और इस पानी की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए वो हमेशा एक टेंशन कॉज करेंगे लोअर प्लांट्स पर। एग्जाम्पल के तौर पर एक कुआं है, वेल है, उसमें से पानी को निकालना है, तो हम एक बाल्टी और एक रोप का यूज करते हैं, उस बाल्टी पे रस्सी को टाई कर देते हैं, उससे कुएं में डालते हैं और खींचना शुरू कर देते हैं। तो हम कर क्या रहे हैं? अगर आपसे बोला जाए अगेंस्ट दी कंसर्न, अगेंस्ट दी ग्रेविटी पानी को मूव करवाया जाए, तो अगर रूट्स के ऊपर चीजें छोड़ दी जाए तो रूट्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक वाटर को अगेंस्ट दी ग्रेविटी मूव नहीं करवा पाएगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगेंस्ट दी ग्रेविटी बहुत अपर डिस्टेंस तक पानी का मूवमेंट रूट की वजह से नहीं हो पाएगा। तो वहां पर टेंशन कॉज होती है ऊपर से, तो ऊपर से पुल प्रेशर लगाया जाता है। पुल मैंने क्या बोला? रूट वाला जो प्रेशर लगेगा वो तो हो गया पुश प्रेशर, पानी को धक्का दिया जाएगा, तो धक्का दिया जाएगा तो ये पॉजिटिव फोर्स हो गया, बट ये उतना काम नहीं करेगा, सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम कर सकता है। तो हमें लगाना पड़ेगा रस्सी के ऊपर पुश फोर्स, तो हम उसको क्या करेंगे यहाँ पर? पुल फोर्स, सॉरी, तो पुल करेंगे पानी को और पुल करेंगे ऊपर की तरफ, तो एक कंटिन्यूअस कॉलम यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जाइलम के अंदर वाटर का एक कंटिन्यूअस चैनल क्यों मेंटेन हो पाता है, कंटिन्यूअस कॉलम क्यों मेंटेन हो पाता है? तो ड्यू टू द ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन इज अ नेसेसरी इवल, आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ रखा होगा। क्यों होता है? क्योंकि ट्रांसपीरेशन से वाटर का लॉस हो जाता है। 99% पानी, 97 बोल दो, 97 to 98% पानी प्लांट्स लॉस कर देते हैं इस ट्रांसपीरेशन की वजह से, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये पानी के वेस्ट की वजह से, यहाँ पे इसके रिमूवल की वजह से टेम्परेचर भी मेंटेन हो पाता है प्लांट्स का, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। और सेकेंडरी फंक्शन यहाँ पर क्या है? एक कंटिन्यूअस कॉलम मेंटेन करने का, ताकि पानी यहाँ पर क्या किया जा सके? ऊपर एरियल पार्ट्स तक पुल किया जा सके। तो याद रखोगे, ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी कहा जाता है, यहाँ लिखा हुआ है। ड्यू टू द ट्रांसपीरेशन द सक्शन फोर्स, सकिंग फोर्स, सक्शन फोर्स इज हेल्ड in the upward movement of the water and mineral। तो वाटर और मिनरल के अपवर्ड मूवमेंट के लिए ये सक्शन फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो ट्रांसपीरेशन की वजह से पॉसिबल हो पाता है। क्लियर हो गई बात? तो मैंने आपको बताया कि जाइलम के थ्रू अगर कोई पूछे वाटर का किसका ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है। और इस ट्रांसपोर्टेशन को समझाने के लिए हम कौन सी थ्योरी को यहाँ पर मानकर चलते हैं? दैट इज द ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी। मैंने आपको ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी समझा दी है कि ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी क्या होती है। सो ट्रांसपोर्ट फ्रॉम, अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में? फूड के ट्रांसपोर्ट के बारे में, या फूड के ट्रांसलोकेशन के बारे में। हम ट्रांसलोकेशन टर्म इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स। अब यहाँ पर फ्लोएम के थ्रू जो काम होता है वो कैसा है? फ्लोएम काम करती है बाई डायरेक्शनल, मतलब फ्रॉम द अपर पार्ट टू द लोअर पार्ट भी मूवमेंट हो सकता है, लोअर पार्ट टू अपर पार्ट भी मूवमेंट हो सकता है, ठीक है, जबकि जाइलम का काम हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। सो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। और अगर कंपोनेंट्स की बात की जाए तो फ्लोएम के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल। इसके अलावा ये दोनों के दोनों नेचर में कैसे होते हैं? ये दोनों नेचर में लिविंग होते हैं। इसके अलावा पैरेन्काइमा इज देयर, पैरेन्काइमा भी नेचर में कैसा होता है? लिविंग होता है। और फाइबर भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, बट फाइबर नेचर के अंदर कैसा होता है? डेड होता है। तो ये सिंगल कंपोनेंट है फ्लोएम के अंदर जो नेचर में डेड होता है। कंपेनियन सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीव ट्यूब्स को सीव ट्यूब्स बनाते हैं क्योंकि सीव ट्यूब्स का खुद का न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है।
इनकी फंक्शनिंग को गवर्न करने के लिए कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फ्लोएम में मेजर कंपोनेंट है सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल। इन दोनों में से भी जो मेजर यहाँ पर काम कर रहा है वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए, सॉरी फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए, वो है सीव ट्यूब्स। फूड फ्रॉम द लीव्स इज ट्रांसफर्ड टू द जाइलम बाय द एनर्जी ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। ये जाइलम नहीं, यहाँ पर फ्लोएम आएगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसकी तरफ, फ्लोएम की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एंड ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर एंटर्स इनटू द फ्लोएम एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड। अब ये कैसे काम करता है, इसके लिए थ्योरी काम करती है, मैं अभी समझाती हूँ। यहाँ पे जाइलम का स्ट्रक्चर भी दे रखा है, इधर देखो जाइलम के कंपोनेंट्स, ये वेसल है। वेसल की इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें परफोरेटेड प्लेट्स होती हैं, जबकि ट्रैकिड्स की जो एंड्स होते हैं वो टेम्पर्ड होते हैं, टैपर्ड एंड होते हैं, बिल्कुल चिपटे एंड होते हैं, जबकि इसके अंदर वेसल्स के अंदर परफोरेटेड प्लेट्स मिलती है। इस वजह से वेसल्स की जो प्लेट वेसल्स के जो मेंबर है वो आपस में जॉइंट होते हैं बाय दिस परफोरेटेड प्लेट्स। क्लियर? ये सीव ट्यूब का स्ट्रक्चर दे रखा है, इनके अंदर भी सीव प्लेट्स मिलती है। चलो तो थ्योरी समझाते हैं। तो फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट के लिए या फिर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए जो थ्योरी काम करती है उसे कहा जाता है मास फ्लो हाइपोथेसिस। क्या काम करती है? मास फ्लो हाइपोथेसिस। तुमने कभी शुगर तो मूव करते हुए प्लांट्स में देखी नहीं है, जो मूव करता है वो पानी करता है। अब पानी के अंदर मिनरल डिसॉल्व होकर भी मूव कर सकते हैं और पानी के अंदर यहाँ पे फूड डिसॉल्व होकर भी मूव कर सकता है। प्लांट्स में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बनता क्या है? ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है सुक्रोज के अंदर, ये इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और किसी भी पार्ट के पास इसे स्टोर किया जाता है किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। तो इस मास फ्लो हाइपोथेसिस में क्या दिया हुआ है मैं समझाती हूँ। इधर देखो, शुगर कहां पर, या जो शुगर है वो कहां पर बनी? लीव्स में बनी, ठीक है। और लीव्स के अंदर से इसे किधर भेजा गया? सीव ट्यूब्स के पास भेजा गया। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये कि शुगर लीव्स दी सीव ट्यूब्स, वाटर फ्लोज बाय दी ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर क्या होगा कि शुगर यहाँ पर क्या कर दी जाती है? सीव ट्यूब्स के पास भेज दी जाती है। और यहाँ पर जब यू देखो जाइलम मौजूद है और साथ ही में यहाँ पर अटैच फ्लोएम मौजूद है, ठीक है। तो फ्लोएम में यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट किया गया? शुगर को ट्रांसपोर्ट किया गया। शुगर को ट्रांसपोर्ट करने की वजह से यहाँ पर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, और जब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो क्या होगा? वाटर इनफ्लो करेगा। इधर वाटर इन दी एडजेसेंट जाइलम मूव टू दी फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? इस प्रोसेस को बोलोगे एंडो ऑस्मोसिस। तो ज्यादा शुगर कंटेंट होने की वजह से फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम में क्या मौजूद है? शुगर होने की वजह से जाइलम से क्या आ जाएगा? फ्लोएम के अंदर पानी आ जाएगा, जिसकी वजह से एक ऑस्मोटिक प्रेशर, टेंशन क्रिएट होगी, प्रेशर क्रिएट होगा कि तुम बहुत ज्यादा हो गए हो, आगे की तरफ फेंका जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रेशर बिल्ट होगा, जिसकी वजह से फ्लोएम को किधर, फ्लोएम सैप को किधर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? लेस कंसंट्रेशन। हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चीजें मूव करती हैं। हमने ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात की, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की ऑक्सीडेटेड ब्लड के अंदर, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट। जहां पर शुगर बनती है मतलब लीव्स, इस जगह को कहा जाता है सोर्स, और जहां पर इसे स्टोर किया जाता है, जैसे कि रूट्स के अंदर स्टोर किया जा रहा है, तो इसे कहा जाता है सिंक। क्या कहा जाता है? सिंक। तो यहाँ पे शुगर को ट्रांसपोर्ट किया गया अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरिया में। इधर देखो, लीव्स एंटर दी सीव ट्यूब्स व्हिच फॉलोज बाय दी ऑस्मोसिस, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई टर्गर प्रेशर, मतलब बहुत ज्यादा टर्जिडिटी बढ़ गई, स्वेल हो गया सेल। सीव ट्यूब के जो सेल्स हैं वो स्वेल हो जाएंगे, टर्जिडिटी बढ़ जाएगी। अब उन्हें खाली होना है, हम इतना भर गए हैं, अगर तुम और भर दोगे तो हम फट जाएंगे। तो इनको ट्रांसपोर्ट किधर की तरफ किया गया? रूट्स की तरफ। रूट्स में इन्हें क्या किया जाएगा? या तो यूज किया जाएगा या स्टोर किया जाएगा। तो इसको मूव करवाने के लिए हमेशा किसकी रिक्वायरमेंट है? वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो इधर देखो, एट द सिंक ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी रिड्यूस्ड। अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, हमेशा शुगर का सीव ट्यूब्स के अंदर क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो लीव्स के अंदर, मतलब लीव्स के अंदर भी शुगर को, लीव से शुगर को क्या किया जाएगा? सीव ट्यूब्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जब वो रूट्स में जाएंगे तो वहां पर भी क्या किया जाएगा?
अपटेक, या फिर आप बोलो उनको जब दिया जाएगा तो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जब लिया जाएगा तो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। मतलब क्या करना पड़ेगा, मतलब एटीपी का खर्चा तो पक्का करना पड़ेगा। तो इट इज नेसेसरी टू मूव द सुक्रोज आउट ऑफ द फ्लोएम सैक इनटू द सेल, जहां पर इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टार्च और सेल्यूलोज के अंदर। मैंने आपको बता दिया बनती फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज है, शुगर की सुक्रोज की फॉर्म में इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है और स्टार्च की फॉर्म में इसे स्टोर किया जाता है। कहां से, हाई टर्गर प्रेशर वाले एरिया से लो टर्गर प्रेशर वाले एरिया में, सिंक से सोर्स की तरफ। ये टर्म भी याद कर सकते हो। क्या टर्म याद करना है कि मूवमेंट सोर्स, सॉरी मूवमेंट कैसे होता है, मूवमेंट होता है सोर्स से सिंक की तरफ। मैं इसको वापस लिख देती हूँ इरेज करके थोड़ा साफ सुथरी तरीके से, कि मूवमेंट कहां से कहां मूव हो पाता है, सोर्स से सिंक की तरफ यहाँ पर मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। एम आई क्लियर टू यू ऑल? चलिए, तो ये तो अपन ने बात कर ली है फूड का ट्रांसलोकेशन, जाइलम के थ्रू कैसे वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है, और फूड का ट्रांसलोकेशन फ्लोएम से किस तरह से हो पाता है। चलिए आगे इसके अंदर हमें जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करनी है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, अगर बात की जाए, कंपेयर किया जाए प्लांट से, तो हमारे केस के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसे सर्क्यूलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्क्यूलेशन। क्यों कहा जाता है सर्क्यूलेशन, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा है। कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए, तो सर्कुलेशन का मतलब एक साइक्लिक फॉर्म के अंदर, एक सर्कल के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी भी काम को मतलब ट्रांसपोर्टेशन को परफॉर्म किया जा रहा है। किसी स्ट्रक्चर से कुछ जाता है, वो लौट के वापस वहीं पर ही आएगा, बस फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन को क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है, जिसके अंदर 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड, देन 4 नहीं, हम इसको 3 ही कह सकते हैं, इनको एक साथ ही बोल दो। तो ब्लड मौजूद होता है, ब्लड वेसल्स मौजूद होती है, और तीसरा हमारा पंपिंग ऑर्गन, दैट इज पंप। हमारे पास जो हमारे पास नेचुरल पंप मौजूद है, दैट इज हार्ट। ब्लड की बात करते हैं सबसे पहले। ब्लड के कंपोनेंट्स को भी अभी मैं डिटेल में समझा दूंगी कि ब्लड का काम होता है क्या करने का, फूड का ट्रांसपोर्ट करने का, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का, वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट करने का। और इसमें मौजूद होते हैं मेजर कंपोनेंट्स। इसके मेजर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। कौन कौन से, प्लाज्मा इज देयर जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, और दूसरा सेल्स आर देयर। कौन से सेल्स, तो एक पार्ट तो हो गया प्लाज्मा, तो एक पार्ट हो गया प्लाज्मा, दूसरे पार्ट हो गए सेल्स। कौन से सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर देयर। तो 3 तरह के सेल्स मौजूद होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर देयर। इन्हें ब्लड कॉर्पसेस भी कहा जाता है। प्लाज्मा भी करेगा, मैंने आपको अभी आज ही क्लास में पढ़ाया था, हमने रेस्पिरेशन की बात की थी, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा के थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये फूड का ट्रांसपोर्ट कर सकता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट का ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी इसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है। मेजर 97% 97 to 98% बोल सकते हो, जो ट्रांसपोर्टेशन है ऑक्सीजन का कौन करती है, आरबीसी, द रेड ब्लड सेल्स, जिनके पास हीमोग्लोबिन मौजूद है, वो जिसके अंदर आयरन मौजूद है, और उस आयरन की वजह से ही हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। तो हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसका काम है क्या करने का, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी हमारी इम्यूनिटी से जुड़े हुए हैं। डब्ल्यूबीसीज को बॉडी का फाइटर सेल्स कहा जाता है, इनका दूसरा टर्म ल्यूकोसाइट्स है। ये माइक्रोब्स को किल करने का काम करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो मैंने कहा इम्यूनिटी से रिस्पॉन्सिबल है इनका रोल। प्लेटलेट्स की बात करें, कहीं पर भी कट गया, कुछ देर तक ब्लड लीक होता है, फिर वो अपने आप वहां पे सूख जाता है, जम जाता है। तो इस वजह से क्यों है वो, ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट, दैट इज ब्लड क्लॉट। और ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन जो सेल करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स कहा जाता है। इनका काम है टू प्रिवेंट दी लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग दी इंजरी। तो आरबीसीज का मेजर काम क्या हुआ, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट या गैसियस ट्रांसपोर्ट। डब्ल्यूबीसीज का काम हुआ है बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का, मतलब नेचुरल फाइटिंग पावर ऑफ द बॉडी।
और प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग के दौरान ब्लड क्लॉटिंग करना, वह जब भी कट लग जाए तो बॉडी को इंजरी के दौरान क्या करना, ज्यादा ब्लड लॉस को वहां पे बचाना। चलिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर मैंने कहा था नेक्स्ट पॉइंट इज दी ब्लड वेसल्स कौन सी होती है। तो 3 मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज कैरी करती है ब्लड, आर्टरीज का काम है ब्लड कैरी करना अवे फ्रॉम दी हार्ट। सिंगल टर्म में याद रख लो कि आर्टरीज कैरी करती है ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। ठीक। सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से एनटीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, ये थिक वॉल्ड होती है और इनके अंदर वॉल्स मौजूद नहीं होती। वॉल्स क्या होती है, चूड़ियां, मतलब चूड़ी स्पेसिफिकली एग्जांपल के तौर पर वहां पर ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद है, मस्कुलर फ्लैप्स मौजूद है जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड से बचाते हैं। तो जहां पर वॉल्स मौजूद है वो स्ट्रक्चर है जिन्हें बैक फ्लो से बचाना है। वेन्स की बात करें, यहाँ पर वॉल्स मौजूद होती है। वॉल्स का काम क्या होता है, मैं लिख देती हूँ, आप मार्क कर लेना, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्या करती है, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के एक्स्ट्रा फ्लो से यहाँ पर स्ट्रक्चर को बचाने का काम करती है। क्लियर हो गई बात? ओके, सो कैपिलरीज की बात करें, दे आर नैरो, किसी भी स्ट्रक्चर से हार्ट से दूर जाने वाली आर्टरीज। बट अगर सेल की बात करें तो किसी भी ऑर्गन टिश्यू सेल के पास आने वाली कौन सी हो जाती है, आर्टरीज हो जाती है। यहाँ पर फैलने वाली, डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम करने वाली है ना, आर्टरीज की ट्रिब्यूटरीज की तरह बिहेव करने वाली कैपिलरीज होती हैं। और कैपिलरीज यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है क्या बनकर, वेन्स बनकर। ये एक ही चीज है, बस थिकनेस के बिहाव पर इनको अलग अलग कर दिया गया है। सबसे ज्यादा प्रेशर झेलने वाली आर्टरीज, तो इनकी वॉल होती है थिक, फास्ट ब्लड मूव करता है तो वॉल्स की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। वेन्स की बात करें, थिन वॉल होती है, आराम आराम से ब्लड हार्ट के पास लेकर जा रही है, टूवर्ड्स दी हार्ट मूव करती है, इम्प्योर ब्लड लेकर जाती है। बट मैंने इम्प्योर वाला टर्म यहाँ पे यूज नहीं किया है क्योंकि अभी मैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के टर्म को यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं करवाई हूँ। कैपिलरीज आर वेरी नैरो ब्लड वेसल्स which connects the arteries and veins together। इनका काम होता है आर्टरीज और वेन्स को यहाँ पर क्या करने का, कनेक्ट करने का। The exchange of food, water, oxygen and carbon dioxide etc between the blood and cells takes place through the capillaries। तो कैपिलरीज वहां पे एक्सचेंज पॉइंट का काम कर रही है, लेकर आने वाली आर्टरीज, लेके जाने वाली वेन्स, और बीच में एक्सचेंज का काम करवाने वाली जो सब बहुत थिन होती है नेचर में, फाइन होती है नेचर में, जिनमें लीकिंग भी हो जाती है, जिससे लिम्फ बन जाती है। मैं लिम्फ भी समझाऊंगी, लिम्फेटिक सिस्टम इज देयर। तो एक ब्लड सिस्टम हुआ और एक हो जाएगा वेस्कुलर सिस्टम हमारा, और दूसरा हो जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहाँ पर वो करवाने वाली ये कैपिलरी स्ट्रक्चर का काम करती है। ठीक है, चलो तो यही मैंने एक बार वापस से ओवरव्यू दे देती हूँ। हार्ट भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे हम। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस के बारे में बात की जाए तो 3 मेजर कंपोनेंट्स आर देयर। द फर्स्ट वन इज द ब्लड, द सेकंड वन इज द ब्लड वेसल्स और थर्ड वन इज द हार्ट। ब्लड का काम होता है फ्लूइड, कौन सा है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो बेटर वर्ड यूज किया जाना चाहिए, इट्स अ टाइप ऑफ टिश्यू। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है किसको, ब्लड को। हमारे जो बोन्स होती हैं, मसल्स होती हैं, ये सब भी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होती है। ब्लड वेसल्स, अभी हमने ब्लड वेसल्स के बारे में बात की, दैट इज आर्टरीज, देन वी हैव द वेन्स एंड द लास्ट वन, द फाइनेस्ट वन इज द कैपिलरीज। ये डक्ट होती है, ट्यूब्स होती हैं जो ब्लड को हेल्प करती हैं सर्कुलेट करवाने में, और हार्ट से जुड़ी हुई होती है, हार्ट की पाइप्स कहलाती हैं। हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन है जो कि क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। अगर ब्लड ऐसे ऑक्सीजन लंग से बॉडी में खुद से भी पहुंच सकता है, पर हार्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, पंप का काम कर रहा है। पानी आता है टैप के अंदर, ठीक है, नॉर्मल जो वाटर आ रहा है, पर अगर बिल्डिंग बड़ी बनी हुई हो, 2-4 फ्लोर पर मौजूद हो, तो फिर वाटर का ट्रांसपोर्ट वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, डिस्टेंस इतना कैरी नहीं कर पाता, तो हम एक इलेक्ट्रिक पंप का यूज करते हैं। हमारा हार्ट बिल्कुल वैसे पंप की तरह काम कर रहा है। ब्लड के कंपोजिशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, परसेंटेज वाइज भी आप याद रख सकते हो। प्लाज्मा जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, तो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स क्या क्या मौजूद है, 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में क्या क्या मौजूद होता है बच्चों, अगर मार्क करना हो कि क्या क्या मौजूद है, तो प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ मेजरली वाटर, वाटर पाया जाता है। वाटर के अलावा यहाँ पर क्या मौजूद है,
यहाँ पर मौजूद है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट्स मौजूद है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। और इम्पोर्टेंट यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स भी मौजूद होती है, जैसे इम्यूनोग्लोबिन्स होती है, एल्ब्यूमिन्स होती है, फिब्रिनोजन होती है जो कि प्लेटलेट्स के केस के अंदर फिब्रिन क्लॉट बनाने का काम करती है। 45% ब्लड कॉर्पसेस या ब्लड सेल्स होते हैं, इनको क्या बोल सकते हो, ब्लड कॉर्पसेस भी कहा जाता है इन्हें। तीन तरह के, आरबीसीज दैट इज एरिथ्रोसाइट्स, WBCs that is leukocytes and platelets that are the thrombocytes. तो 3 types are there. क्लियर हो गई? ल्यूकोसाइट्स, इरेथ्रोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स आर देयर। इनके काम मैंने आपको भी बताए थे, इसका काम तो हमने डिटेल में रेस्पिरेशन के अंदर भी पढ़ा था कि आरबीसीज का काम क्या होता है। आरबीसीज का मेजर काम होता है, डिस्क शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनका मेजर काम डिस्क शेप के होते हैं, डिस्कॉइड शेप का होता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। तो ये कैसे होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्लियर हो गया? न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन देम। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड कंसिस्ट ऑफ द 5 मिलियन आरबीसी। बहुत सारी आरबीसी मौजूद होती हैं जिनके पास मौजूद है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन ही पावर रखता है क्या करने का, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने का। क्या बनाने का? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने का। क्लियर हो गई ये वाली बात? इसे आपको याद रखना है। आगे चलो, व्हाइट ब्लड सेल्स जिन्हें क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ये कलरलेस होती हैं, लार्ज होती हैं, आरबीसी से लार्जर देन दी आरबीसी, इम्यूनिटी से रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये 2 तरह की होती हैं। स्पेसिफिकली अगर WBCs के बारे में बात की जाए, मैं लिख देती हूँ इनका टाइप ताकि आप लोगों को याद रह जाए। ओके, तो यही लिख देते हैं हम इनके टाइप्स। तो एक होती है हमारे पास ग्रैन्युलोसाइट्स, एक टाइप होते हैं इनके ग्रैन्युलोसाइट्स, मतलब इनमें हम 3 टाइप बोल सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स। कौन से सेल्स? न्यूट्रोफिल्स आर देयर, देन बेसोफिल्स आर देयर, एंड द लास्ट वन दी इओसिनोफिल्स आर देयर। न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटिक होते हैं, इओसिनोफिल और बेसोफिल एलर्जी से, एलर्जिक रिस्पॉन्स से जुड़े हुए सेल्स होते हैं। और एक तरफ होते हैं हमारे पास अग्रैन्युलोसाइट्स, जो कौन कौन से होते हैं, हमारे पास मौजूद है बी लिम्फोसाइट, एंटीबॉडीज बनाने वाली। तो बी लिम्फोसाइट्स आर देयर एंड द अदर वन इज द टी लिम्फोसाइट्स आर देयर। ये दोनों डायरेक्टली क्या है, लिम्फोसाइट से, इम्यूनिटी से जुड़े हुए सेल्स होते हैं, इसीलिए इसको इम्यून सेल्स कहा जाता है। WBC वो है जो कहां पर मिलेंगे, लिम्फ में मिलेंगे, तो लिम्फ से नाम आया है लिम्फोसाइट्स। आगे स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी डिटेल हमें पढ़नी है, दैट इज हार्ट, पंपिंग ऑर्गन। तो हार्ट क्या होता है, हार्ट के बारे में बात की जाए तो हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या है? हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन जिसका काम है ब्लड को पंप करने का टू दी ऑल बॉडी पार्ट्स। पूरी बॉडी के अंदर ये वाटर को, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसमें मौजूद होते हैं 4 चैम्बर। इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी चैम्बर? 4 चैम्बर्स आर देयर। इसकी वजह से ही जो हमारी लंग्स होती है, लेफ्ट लंग, उसमें 2 लोब मौजूद होते हैं। याद है आप लोगों को? यहाँ पर दी अपर चैम्बर को एट्रिया कहा जाता है। मैं यहाँ पे मार्क करती हुई चलती हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये जो अपर चैम्बर्स होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? एट्रियम कहा जाता है, एट्रिया कहा जाता है, जो भी टर्म यूज करना चाहो। दिस साइड इज नोन एज द लेफ्ट पार्ट एंड दिस साइड इज नोन एज द राइट पार्ट। क्लियर? अब सुनिए, नीचे वाले पार्ट्स को वेंट्रिकल कहा जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल इज हियर एंड राइट वेंट्रिकल इज हियर। 2 टाइप ऑफ, तो अपर पार्ट इज दी, अपर पार्ट कौन सा हो गया है? ऑरिकल या एट्रियम जिसे कहना चाहें आप, और नीचे वाला पार्ट कौन सा हो जाता है? वेंट्रिकल हो जाता है। अब ऑरिकल और वेंट्रिकल को डिवाइड करा जाए, सेप्टा ने डिवाइड किया। यहाँ पे वॉल्स मौजूद होती है, मैं अभी बताऊंगी, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल आर देयर। इस तरफ ये यहाँ पर मौजूद होती है बाइकस्पिड वॉल। कौन सी वॉल मौजूद है? बाइकस्पिड वॉल। और इस तरफ मौजूद होती है ट्राइकस्पिड वॉल। ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या होती है? वॉल का काम क्या होता है? ब्लड के बैक फ्लो को बचाने का, मतलब बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होने देती। इन दोनों को, ऑरिकल लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को, ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए मौजूद होता है सेप्टा,
या सेप्टम, तो ऑरिकल और वेंट्रिकुलर सेप्टम। जबकि तो यहाँ लिखा हुआ है, जबकि लेफ्ट और राइट पार्ट को सेपरेट करने के लिए भी सेप्टम मौजूद होता है। तो नाम दे देंगे, कौन सा सेप्टम हो गया यहाँ पर, वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड ऑरिकुलर सेप्टम। तो इधर देखो, लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, इट कॉल्ड वॉल और थिकर देन द एट्रिया। अब ऑरिकल में तो ब्लड आता है, लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड लेकर आने वाली होती है पल्मोनरी वेन्स। कौन लेकर आई, पल्मोनरी वेन्स। कहां से लेकर आती है बच्चा, पल्मोनरी वर्ड से पता लग रहा है, तो पल्मोनरी वेन्स यहाँ पे ब्लड लेकर आ रही है फ्रॉम दी लंग्स। तो लंग्स से ब्लड लेकर आने वाली मैं यहाँ बनाती हूँ, इधर देखो, तो ये हो गई हमारी लंग्स। लंग्स से ब्लड लेकर आने वाली कौन हो जाएंगी, ये हो जाएंगी पल्मोनरी वेन्स। किसी भी स्ट्रक्चर से आने वाली पल्मोनरी वेन्स या हार्ट की तरफ आने वाली पल्मोनरी वेन्स, सही है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। बट बस प्रॉब्लम ये याद रखना कि ये कैसा ब्लड लेकर आएंगी, O2 रिच ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। किधर लेकर आएंगी, ये लेकर आएंगी हार्ट के पास, और हार्ट के कौन से चैम्बर में पंप करेंगी, ऑरिकल के अंदर, ठीक है, ऑरिकल में डालेंगी। यहाँ पर हार्ट से ब्लड जाता है किधर की तरफ, लंग्स की तरफ। लेकर जाने वाली कौन हो जाएंगी, लेकर जाने वाली हो जाएंगी पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाने का। कैसा ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बोल सकते हो या डीऑक्सीनेटेड ब्लड बोल सकते हो। हार्ट से पूरी बॉडी को ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का, मतलब टिश्यू तक ब्लड को पहुंचाने का काम करती है आर्टरीज, ठीक है, और टिश्यू से हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आने का काम करती है वेन्स। तो आर्टरीज यहाँ पर थिक होती हैं, बैकफ्लो नहीं होता तो वॉल्स नहीं होती हैं, वेन्स थिन होती हैं और बैकफ्लो बचाने के लिए वॉल मौजूद होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर राइट और लेफ्ट चैम्बर को सेपरेट करने के लिए सेप्टम मौजूद होता है, जिसकी वजह से डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीनेटेड ब्लड का यहाँ पर मिक्सिंग नहीं होता। मैं अभी आपको बताऊंगी, फिशेस के बारे में बात की जाए तो वहां पर ये सेप्टम मौजूद नहीं है वेंट्रिकल के बीच में, जिस वजह से ब्लड वहां पर क्या हो जाता है, आपस में मिक्स हो जाता है। एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर हैव द वॉल्स बिटवीन देम टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। मैंने अभी आपको बताया कि ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर क्या मौजूद होती है, वॉल्स मौजूद होती है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल, इसे मिट्रल वॉल भी कहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बैकफ्लो ऑफ ब्लड नहीं हो पाता है। ओके, हार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। मैं अभी जो बता रही थी कि हार्ट मैमल्स के बारे में बात की जाए और बर्ड्स के बारे में बात की जाए तो इनमें 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर मौजूद है। मतलब 4 चैम्बर कौन सी हो गए, चारों चैम्बर बना देते हैं अपन। लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट सॉरी यहाँ लिख देती हूँ लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको मैं ऊपर लिख दिया। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास राइट पार्ट, तो इधर की तरफ हो जाएगा राइट ऑरिकल और नीचे हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। क्लियर हो गया, तो 4 चैम्बर डिफरेंशिएटली मौजूद है। इनको डिवाइड करने के लिए क्या मौजूद होता है, सेप्टम, जिसकी वजह से ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड की यहाँ पर मिक्सिंग नहीं हो पाती, जिससे एफिशिएंटली बॉडी के अंदर ऑक्सीजन मूव कर पाता है। ये क्यों नेसेसरी है, ताकि ऑक्सीजन जितना जा पाएगा बेटा बॉडी के अंदर, बॉडी के सेल्स के पास, उतना बढ़िया तरह से यहाँ पर क्या हो पाएगा, हमारी बॉडी एनर्जी को फॉर्म कर पाएगी। रेस्पिरेशन में रिक्वायर्ड होता है ये ऑक्सीजन हमें। एम्फीबियन की और रेप्टाइल की बात की जाए, जहां से क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है, एनटीएससी में भी पूछा जाता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है एम्फीबियन के केस के अंदर, एंड रेप्टाइल्स के अंदर भी 3 चैम्बर हार्ट होता है, तो दोनों में 3 चैम्बर हार्ट है। अलाउ सम मिक्सिंग ऑफ द ब्लड। 3 चैम्बर हार्ट होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, क्योंकि इनके पास 2 ऑरिकल्स तो है बट वेंट्रिकल यहाँ पर क्या है, सिंगल ही मौजूद होता है, तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एफिशिएंटली यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। हमें पता है कि जो फिशेस होते हैं, जो मैमल्स होते हैं और जो बर्ड्स होती हैं, ये होम्योथर्म होती है, अपना बॉडी का टेम्परेचर खुद से मेंटेन कर पाती हैं, जबकि एम्फीबियन हो गए, रेप्टाइल हो गई, फिशेस हो गई, ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती हैं, ये नेचर में पोकिलोथर्म्स होते हैं। याद होगा आपको ये टर्म, ठीक है। तो ये हाइबरनेशन और एस्टाइवेशन करते हैं, समर स्लीप एंड विंटर स्लीप। ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन सराउंडिंग के हिसाब से नहीं कर पाते हैं, बट
यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है रेप्टाइल्स के अंदर कि जो क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल्स के केस के अंदर क्या मौजूद होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कैसा हार्ट मौजूद है, 4 चैम्बर्ड हार्ट मौजूद होता है, पर उसमें भी एक चैम्बर फंक्शनल नहीं होता। तो फंक्शन के बेसिस पर उसके 3 चैम्बर ही काम करते हैं, पर स्ट्रक्चर के बेसिस पर वो 4 चैम्बर होता है। तो कहीं जगह पर इनकम्प्लीट 4 लिख दिया जाता है। फिशेस की बात करें तो फिशेस हैव ओनली 2 चैम्बर्स। ब्लड ऑक्सीनेटेड इन, और ऑक्सीनेशन का काम, ब्लड को ऑक्सीनेट करने का काम कौन करता है, गिल्स के अंदर होता है। ये रहा, इनमें गिल्स सर्कुलेशन मिलता है। ओके, तो सिंगल स्ट्रक्चर इज देयर, सिंगल हार्ट इज देयर, जहां से पूरा का पूरा सर्कुलेशन वहां पर हो पाता है। एम आई क्लियर टू यू ऑल? तो ये 3 तरह के हार्ट हो गए, 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड एंड 4 चैम्बर हार्ट्स। नेक्स्ट, हमारा हार्ट काम कैसे करता है, इस स्ट्रक्चर को और डिटेल में यहाँ पर दे रखा है। मैंने आपको अभी डबल सर्कुलेशन बता दिया है, मैं फ्लो चार्ट भी बता दूंगी। तो यहाँ पर ब्लड लंग्स से लेकर आने वाली कौन होती है, पल्मोनरी वेन्स, और लंग्स की तरफ जाने वाली कौन होती है, पल्मोनरी आर्टरीज। मैंने आपको ये वॉल्स के नाम भी बता दिए थे, लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल इज देयर। राइट ऑरिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, लेफ्ट में ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा। मिट्रल वॉल से ब्लड किसकी तरफ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है। और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ऑर्टा की तरफ, जहां से डिफरेंट आर्टरीज निकलकर ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करेंगी। राइट पार्ट की बात की जाए तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ब्लड जाएगा राइट ऑरिकल के, राइट वेंट्रिकल के अंदर, और पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू इसको पल्मोनरी आर्टरी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, जो किसकी तरफ जाती है, लंग्स की तरफ। ब्लड आता है हार्ट के पास बॉडी से, किसके थ्रू, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, और यहाँ पर ब्लड लेकर आने वाली होती कौन है, वेन्स काम करती हैं। तो फ्रॉम दी सुपीरियर वेना केवा, अपर बॉडी पार्ट, थोरेसिक कैविटी के ऊपर वाले पार्ट से ब्लड आता है, और इंफीरियर वेना केवा लोअर पार्ट से ब्लड लेकर आती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसको और सिंपल फॉर्म पे पढ़ते हैं कि हार्ट की वर्किंग कैसे पॉसिबल हो पाती है, हार्ट काम कैसे करता है। तो यहाँ पर सिंपल सा जो पहला पॉइंट याद रखना है कि हमारे पास, हम यूं शुरू करेंगे कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर की तरफ आया, लेफ्ट पार्ट की तरफ आया, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल की तरफ सबसे पहले ब्लड यहाँ पर आएगा, और लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आराम आराम से ब्लड जब यहाँ पे रिलैक्स कर रही होती है, तो आराम आराम से ब्लड यहाँ पे पोर किया जाता है। लेकर आने वाली कौन होती है, पल्मोनरी वेन्स। तो लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लो इनटू दी, जब भी रिलैक्स करती है तो लंग्स से बाय दी पल्मोनरी वेन्स ब्लड यहाँ पर आता रहता है। पर हमें पता है हार्ट मायोजेनिक होता है, जो आपको याद रखना है टर्म, हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, मतलब ये सेल्फ रेगुलेट करता है। तो जो राइट पार्ट होता है हार्ट का, यहाँ पर ऊपर मौजूद होता है एक कंडक्टिंग बॉक्स, जिसे कहा जाता है SA नोड। क्या कहा जाता है इसे, SA नोड, साइनो एट्रियल नोड कहा जाता है। इस SA नोड की वजह से यहाँ से कुछ नर्व इम्पल्सेस सिग्नल जनरेट होते हैं, जो आगे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं AV नोड की तरफ। किसकी तरफ, AV नोड की तरफ। और इस AV नोड की वजह से ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन, इसमें यहाँ पर सिग्नल जनरेट होने की वजह से ही, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से ही लेफ्ट ऑरिकल के अंदर क्या होने लग जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है। ये रहा, यहाँ पर जैसे ही लेफ्ट ऑरिकल के अंदर, एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, सारा का सारा ब्लड थ्रू दी मिट्रल वॉल और बाइकस्पिड वॉल जो यहाँ पे मौजूद है, किधर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, राइट वेंट्रिकल की तरफ। क्लियर हो गया? और जैसे ही सारा का सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में ट्रांसपोर्ट हुआ, ये बाइकस्पिड वॉल यहाँ पे बंद हो जाएगी। इसके बंद होने से पहला साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज लब। कौन सा साउंड प्रोड्यूस हुआ शटर के बंद होने से, लब। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड यहाँ पर आ गया, और ये यहाँ पर जो मिट्रल वॉल है वो ब्लंड हो गई, बंद हो गई, यहाँ पर एक दूसरी वॉल ओपन हो जाती है, जिसे कहा जाता है सेमी ल्यूनर वॉल। कौन सी वॉल कहा जाता है, सेमी ल्यूनर वॉल। अभी मैं फ्लो चार्ट में भी समझाऊंगी। तो इस सेमी ल्यूनर वॉल के खुलने की वजह से ब्लड को किधर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ऑर्टा साइड। जैसे ही ऑर्टा में ब्लड गया, ये सेमी ल्यूनर वॉल यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, और दूसरा साउंड प्रोड्यूस होगा, दैट इज डब। तो जो लब एंड डब साउंड प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द
क्लोजिंग ऑफ द वॉल्स, वॉल्स के क्लोज होने की वजह से होते हैं। तो इधर देखो, then the left ventricle contract and the oxygenated blood is pumped to the aorta and from the different parts। ये सर्कुलेशन होता रहेगा, ब्लड बॉड लंग्स की तरफ, जो हार्ट है उसकी तरफ कहां से आएगा, फ्रॉम दी लेफ्ट ऑरिकल। तो लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड कहां से आएगा, वेन्स के थ्रू आएगा। लेफ्ट ऑरिकल से किधर ट्रांसफर किया जाएगा, राइट ऑरिकल की तरफ। तो यहाँ पर राइट वेंट्रिकल, सॉरी, तो नहीं राइट नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी के थ्रू, पल्मोनरी वे जो आर्टरी काम करती है उसके थ्रू लंग्स की तरफ ब्लड पहुंचाया जाएगा। तो एक सर्कुलेशन के बाद वही हुआ कि राइट एट्रियम थ्रू दी वेना केवा डीऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है और जब राइट ऑट्रियम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल की तरफ ब्लड पहुंचाया जाएगा, जो कि ब्लड किसको पहुंचा देंगे, लंग्स को, थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगी और ऑक्सीजन को यहाँ पर फिर से मिलाकर कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, हमारे वही सर्कल वापस रिपीट हो गया, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये कहां पर आ जाएंगे, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। सिंस ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट इज ट्वाइस, दिस साइकिल इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। इसे और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि डबल सर्कुलेशन कैसे हुआ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं तुम्हें इस फ्लो चार्ट में, फ्लो चार्ट ज्यादा अच्छे समझ में आ जाते हैं ना, तो फ्लो चार्ट में ये बात आपको यहाँ पर और क्लियर हो जाएगी। इधर देखो, तो डबल सर्कुलेशन पढ़ना है, तो डबल सर्कुलेशन को शुरू करते हैं हम यहाँ पर लंग्स से। ये रही हमारे पास लंग्स, ओके। तो लंग्स यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको ट्रांसपोर्ट करेंगी, पल्मोनरी वेन्स को। पल्मोनरी वेन से ब्लड किधर गया, हार्ट की तरफ, और हार्ट के किस पार्ट की तरफ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल की तरफ। ओके, मैं कलर चेंज करके यहाँ लिख देती हूँ। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ कैसे जाता है, यहाँ पे वॉल काम करती है, कौन सी वॉल, बाइकस्पिड वॉल मौजूद होती है। क्लियर हो गई, बाइकस्पिड वॉल के थ्रू ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और इसे ट्रांसफर किया जाएगा ऑर्टा की तरफ बाय द सेमी ल्यूनर वॉल, यहाँ पे काम करती है। क्लियर, ऑर्टा से ब्लड किसको दिया गया, आर्टरीज को दिया गया। किसको दिया गया ब्लड, आर्टरीज को, और आर्टरीज ने ये ब्लड किसको पहुंचा दिया, टिश्यूज के पास। क्लियर, तो शुरू हमने साइकिल यहाँ से की थी। टिश्यूज से ब्लड यहाँ पर टिश्यूज के पास डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इन्हें कंज्यूम करेंगे, कैपिलरीज वहां पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगी, तो कैपिलरीज से सारा ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए क्या कर लिया जाएगा, यूटिलाइज, और प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। वेन्यूज, वेन्स, वेना केवा के थ्रू, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, कौन सी वेना केवा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड को पहुंचाया जाएगा कहां पर, राइट ऑरिकल के अंदर, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और ये यहाँ पर पहुंचेगा टू दी राइट वेंट्रिकल थ्रू दी ट्राइकस्पिड वॉल। कौन सी मौजूद है यहाँ पे, ट्राइकस्पिड वॉल होती है, मैम ने आपको बता दिया था। ठीक है, ओके। राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसकी तरफ गया, पल्मोनरी आर्टरीज लेकर जाएंगी किसके तरफ, लंग्स के पास। ये वहीं पर यहाँ पर काम करता है पल्मोनरी वॉल। कौन सी वॉल काम करेगी, पल्मोनरी वॉल। और ये सब कुछ हुआ किसकी वजह से था, ऐसे नोड से उठे सिग्नल, किसको हमने इसको नाम क्या दिया था, साइनो एट्रियल नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइनो एट्रियल नोड। सिग्नल यहाँ पर आगे ट्रांसफर हुए टू दी एवी नोड, दैट इज ऑरिकल वेंट्रिकुलर नोड। तो वहां पे ट्रांसफर होते हुए किधर जाएंगे, टुवर्ड्स दी पुरकिंजी फाइबर्स। पुरकिंजी फाइबर्स आर देयर, पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और टुवर्ड्स दी बंडल ऑफ हिस। ऐसे यहाँ पर काम करता है सिग्नल्स का ट्रांसपोर्टेशन। तो एक हुआ ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि डबल बार यहाँ पे हार्ट से ब्लड गुजर रहा है, इस वजह से इसे क्या कहा जाएगा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस कौन सा हो गया, डबल सर्क्यूलेशन। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये हो गया हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। आगे चलते हैं। अब ये जो प्रोसेस हुआ था इसके अंदर मैं और टर्म यूज करती हूँ। हमने क्या टर्म यूज की थी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सबसे पहले हमने बोला कि ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए वर्ड यहाँ पर यूज किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वर्ड यूज करेंगे सिस्टोल। क्या टर्म यूज करेंगे, सिस्टोल। और यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए, किसके लिए, स्ट्रक्चर के रिलैक्स करने के लिए टर्म यूज किया जाता है डायस्टोल। कार्डिक साइकिल क्या होती है, ये क्या बना हुआ है यहाँ पे, कार्डिक साइकिल। तो कार्डिक साइकिल का मतलब यहाँ पर हुआ
कंप्लीट वन डबल सर्कुलेशन, एक सर्कुलेशन पूरा कंप्लीट हो रहा है और उससे ब्लड क्या किया जा रहा है, पंप आउट किया जा रहा है हार्ट के थ्रू, इसे हम क्या कहेंगे, कार्डियक साइकिल। और जो ब्लड यहाँ से जो प्रोड्यूस होकर निकलेगा उसे हम कहेंगे कार्डियक आउटपुट। क्या कहा जाता है उसे, कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। ठीक है, ओके। सो पूरी कार्डिक साइकिल की बात करें तो हमारी पूरी कार्डिक साइकिल यहाँ पर 0.8 सेकेंड्स की होती है। कितने सेकेंड्स की, 0.8 सेकेंड्स की। स्पेसिफिकली हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, हम यहाँ पे सेकेंड्स को यहाँ पे काउंट कर ले तो। और यहाँ पर हम बात करें, अच्छा हाँ, हमारा हार्ट कितनी बार साउंड प्रोड्यूस करता है, अगर हम बात करें, मैंने आपको लब एंड डब साउंड के बारे में बता दिया था। हार्ट बीटिंग की बात करें तो 72 टाइम्स पर मिनट हमारे हार्ट की बीटिंग कितनी है, 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में हार्ट कितनी बार क्या कर लेगा, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन 72 टाइम्स ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। कैसे हुई, सबसे पहला फेज चला आर्ट्रियल सिस्टोल, मतलब आर्टरीज में कॉन्ट्रैक्शन, मैंने आपको बताया ऐसे नोड की वजह से आर्टरीज में क्या, आर्टिकल में क्या आया, ऑरिकल में क्या हुआ, सिस्टोल, जिसकी वजह से ब्लड किधर ट्रांसपोर्ट किया गया, टुवर्ड्स द वेंट्रिकल। किसके थ्रू किया गया, वॉल के थ्रू किया गया। कौन सी वॉल काम करती है यहाँ पे, एवी वॉल। एवी वॉल मतलब ऑरिकल वेंट्रिकुलर वॉल, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल, अलग अलग हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो एवी वॉल यहाँ पर क्लोज हो जाएंगी और इनके क्लोज होने से साउंड कौन सा प्रोड्यूस होगा, लब। यहाँ पर वेंट्रिकल सिस्टोल की बात करें तो यहाँ पर ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया टुवर्ड्स द वेंट्रिकल। देन यहाँ पर वेंट्रिकल ऑरिकल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, तो इसको हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। क्या टर्म यूज कर सकते हैं इसके लिए, हम जॉइंट डायस्टोल टर्म यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर दोनों रिलैक्स करेंगे। एक साइकिल पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। एक साइकिल के अंदर क्या हुआ यहाँ पर कि ऑरिकल ने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड पहुंचा किसकी तरफ, वेंट्रिकल की तरफ। वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड किसकी तरफ गया, ऑर्टा की तरफ, और ऑर्टा से ब्लड बॉडी के अंदर पहुंच गया। इस टाइम पे दोनों के दोनों पीछे क्या कर जाएंगी, रिलैक्स कर जाएंगी। तो ये हो गया पूरा साइकिल ऑरिकल का, सिस्टोल और डायस्टोल। अगर पहली पॉइंट पे बात करें तो 15 सेकेंड का ये, डायस्टोल और सिस्टोल कितना 0.30 सेकेंड्स का, एंड देन थर्ड साइकिल जॉइंट डायस्टोल। तो इसको ये बोलेंगे ऑरिकल सिस्टोल 0.15 सेकेंड, वेंट्रिकल सिस्टोल, हमें सिस्टोल से मतलब है 0.30 सेकेंड, और फिर दोनों का क्या हो गया, जॉइंट डायस्टोल। तो 0.4 सेकेंड, 0.3 सेकेंड एंड 0.1 सेकेंड, तो टोटल कितना हो गया ये साइकिल, 0.8 सेकेंड्स का। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो टोटल द साइकिल इज ऑफ 0.8 सेकेंड्स। आगे एक सिस्टम और रह गया, मैंने आपको बताया था लिम्फ के बारे में। मैं जब आप लोगों को न्यूट्रिशन वाला टॉपिक पढ़ाई थी तब भी लिम्फ के बारे में एक्सप्लेन की थी। लिम्फ और द टिश्यू फ्लूइड इज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन। हमें पता है, मैंने आपको बोला एक होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें हमने बात की ब्लड्स के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में। पर वो चीजें जो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए टिश्यू फ्लूइड काम आता है, जो कि कैपिलरीज की लीकिंग से फॉर्म होता है। ये कलरलेस फ्लूइड होता है। तो जब क्या हो रहा होता है, जब आर्टरीज यहाँ पर ब्लड सेल के पास लेकर आती है तो कैपिलरीज से डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिससे कुछ लीकिंग हो जाती है मटेरियल की। उस लीक्ड मटेरियल से किसका फॉर्मेशन होता है, लिम्फ का फॉर्मेशन। ये कलरलेस फ्लूइड होता है। ये लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ पे फाउंड होती है, लिम्फेटिक वेसल्स फॉर्म होती है, और इसके अंदर मौजूद होता है क्या, लिम्फोसाइट्स, मतलब WBC, इट कंटेन दी लिम्फोसाइट। इसलिए लिम्फ हमारे इम्यून सिस्टम से भी डायरेक्टली जुड़ी हुई होती है, हमारी बॉडी को एक इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, लिम्फ के पास ये मौजूद है, लिम्फ नोड्स होते हैं, एंटर्स द लिम्फ नोड। लिम्फ नोड वो स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर इन WBCs को डंप किया जाता है, जिनको वहां पे रिलीज किया जाता है। ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम फॉर्म हो रहा है। ये रहा, देखो ये रहा, ये आर्ट्रियोल्स, यहाँ पर मैं पेन चेंज करती हूँ। ये आर्ट्रियोल्स यहाँ पे क्या लेकर आई है, ब्लड लेके आई, कैपिलरीज ने फैलाया, जिसकी वजह से यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड यहाँ पे जम गया। ये रहा, टिश्यू स्पेस के अंदर फ्लूइड हो गया। इस फ्लूइड को ही हमने क्या बोला, लिम्फेटिक सिस्टम फॉर्म हुआ, लिम्फेटिक वेसल्स फॉर्म हुए और लिम्फेटिक कैपिलरीज इसने फॉर्म कर ली स्पेस के अंदर। यहाँ से उठकर आर्टरियोल्स तो किस फॉर्म में चली गई, वेन्यूल्स की फॉर्म में, और टिश्यू फ्लूइड यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हमने बात की थी न्यूट्रिशन में फैट्स के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, पर अल्टीमेटली ये भी जाके मेन सिस्टम के अंदर जुड़ जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट है अगला, ब्लड प्रेशर।
व्हाट इज ब्लड प्रेशर, जिसे हम बीपी कहते हैं ना, टेंशन मत दो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ये टर्म यूज किया जाता है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरी, हम बात करते हैं आर्टरीज के बारे में, क्योंकि आर्टरीज ही वो है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं। इसी वजह से इनकी वॉल्स कैसी होती हैं बेटा, थिक। तो इनकी वॉल्स पे जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है ब्लड के स्पीड मूवमेंट की वजह से, स्पीडी मूवमेंट की वजह से, उसे कहते हैं हम क्या, ब्लड प्रेशर। तो हम इन्हीं का नापते हैं, इन्हीं को हम काउंट करने का काम करते हैं यहाँ पे। अगर कंपेयर किया जाए आर्टरीज को वेन से, तो आर्टरीज का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। तो द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरीज व्हेन द वेंट्रिकल सिस्टोल, क्योंकि वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो ही ऑटा में ब्लड जाएगा और ऑटा से ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसको कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल करती है तो तब आर्टरीज में प्रेशर को क्या बोला जाता है, सिस्टोल प्रेशर कहा जाता है। जब आर्टरीज रिलैक्स करती है, कब करती है, प्रेशर जब कम हो जाता है वहां पे, मतलब वेंट्रिकल वहां पे क्या कर रहा है, डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, इसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर तो इसको नापते हैं हम मर्क्यूरी के बेसिस पर, तो 120 mmHg होता है ये सिस्टोलिक प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। तो सिस्टोलिक प्रेशर मतलब वेंट्रिकल जब सिस्टोल कर रही है, हमें ऑरिकल से मतलब नहीं, ब्लड बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा वेंट्रिकल के थ्रू, बट लंग्स में ट्रांसपोर्ट होगा वेंट्रिकल के थ्रू। तो डायस्टोलिक प्रेशर होता है mm, मतलब ये हाई वाला हो गया पॉइंट और ये वाला हो गया लो पॉइंट। तो 120 टू 80, यही बोलो, सॉरी उल्टा बोलो, 80 टू 120। तो ब्लड प्रेशर का रेंज एक नॉर्मल पर्सन में कितना होता है, 80 टू 120 mm ऑफ Hg। क्लियर, चलिए ऐसे इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे करोगे आप, यहाँ पर आप इंस्ट्रूमेंट को यूज करोगे, तो यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट को यूज कर क्या करते हैं, बीपी को यहाँ पर कैलकुलेट करने का काम करते हैं। ये देखो ऐसे इंस्ट्रूमेंट मौजूद होता है जिसकी हेल्प से अब यहाँ पर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। नॉर्मल इंसान का मैंने आपको बता ही दिया कि कितना होता है। तो ये बेटा हमने पूरी बात किसके बारे में कर ली, टॉपिक मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा दिया है, मैं यहाँ पर एक ब्रीफिंग कर देती हूँ कि टॉपिक मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा दिया, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। किसमें ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो एग्जाम पॉइंट से इसको याद रखना है। थैंक यू आप सब लोगों को क्लास अटेंड करने के लिए। हम ऐसे ही क्लासेस को कंटिन्यू करते रहेंगे, आप ऐसे ही लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियोस को लाइक करते चलें और ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो लाती रहूंगी। तब तक के लिए सब लोगों को बाय बाय एंड टेक केयर।